झारखंड में नगर निकाय चुनावों की औपचारिक घोषणा के साथ ही राज्य की राजनीति में एक नई हलचल पैदा हो गई है। अब राज्य के शहरी मतदाता 23 फरवरी को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 27 फरवरी को मतगणना के बाद ये तय हो जाएगा कि झारखंड के शहरों और कस्बों की कमान अगले 5 वर्षों तक किन हाथों में रहने वाली है। लेकिन नगर निकाय चुनाव सिर्फ पार्षद, अध्यक्ष या मेयर चुनने की प्रक्रिया भर नहीं होते, बल्कि लोकतंत्र का वो सीधा मंच है जहां जनता अपने आसपास के विकास, सुविधाओं और व्यवस्था को लेकर अपना फैसला सुनाती है। इसी बहाने आज ये समझना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर मेयर कौन होता है, उसकी भूमिका क्या होती है और वो नगर पालिका अध्यक्ष या नगर परिषद चेयरमैन से किस तरह अलग माना जाता है। दरअसल भारत के शहरी प्रशासन की संरचना आबादी और क्षेत्रफल के आधार पर तय होती है। आमतौर पर बड़े शहरों और महानगरों में नगर निगम या महापालिका का गठन किया जाता है, वहीं कस्बों और छोटे शहरों में नगर पालिका या नगर परिषद की व्यवस्था होती है। नगर निगम का शीर्ष निर्वाचित प्रतिनिधि मेयर कहलाता है, जिसे लंबे समय तक शहर का प्रथम नागरिक कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका और नगर परिषद में नेतृत्व नगर पालिका अध्यक्ष या चेयरमैन के हाथों में होता है। सामान्य तौर पर यह मानक देखा जाता है कि जिस शहर की आबादी 5 लाख से अधिक हो, वहां नगर निगम का गठन किया जाता है। वहीं इससे कम आबादी वाले क्षेत्रों में नगर पालिका या नगर परिषद की व्यवस्था होती है। इसी वजह से मेयर का पद अक्सर बड़े शहरों में ज्यादा चर्चा में रहता है, क्योंकि ये पद सीधे तौर पर शहर की पहचान, गरिमा और विकास से जुड़ा हुआ माना जाता है। हालांकि भारत में शहरी स्थानीय शासन की व्यवस्था कोई नई अवधारणा नहीं, इसकी जड़ें ब्रिटिश शासनकाल तक फैली हुई हैं। नगर निगम प्रणाली की शुरुआत भारत में 1688 में मद्रास यानी आज के चेन्नई शहर में हुई। इसके बाद 1762 तक मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में भी नगर निगमों का गठन किया गया। धीरे धीरे ये व्यवस्था देश के अन्य हिस्सों में फैलती चली गई। ब्रिटिश काल में ही स्थानीय निकायों में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि 1870 में लॉर्ड मेयो के प्रावधानों के बाद नगर पालिकाओं में चुनाव होने लगे और उनके अध्यक्ष चुने जाने लगे। इसके बाद 1892 में लॉर्ड रिपन के सुझावों ने स्थानीय निकायों की संरचना को और मजबूती दी तथा स्वशासन की अवधारणा को मजबूत आधार प्रदान किया। यह वो दौर था जब भारतीय समाज में धीरे धीरे स्थानीय नेतृत्व और नगर प्रबंधन की सोच विकसित होने लगी। वहीं स्वतंत्र भारत में शहरी स्थानीय निकायों को असली संवैधानिक पहचान 1992 में 74वें संविधान संशोधन के जरिए मिली। ये संशोधन शहरी प्रशासन के इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि नगर निकायों को अधिक अधिकार दिए जाएं और उन्हें वास्तविक स्वशासन की दिशा में मजबूत बनाया जाए। इस संशोधन के तहत 18 विषयों पर शक्तियों के हस्तांतरण की व्यवस्था की गई, जिनमें शहर की योजना, विकास, जलापूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़क व्यवस्था, सीवरेज, नगर नियोजन और कई अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल थीं। इसी प्रक्रिया के तहत महापौर के चुनाव और उनकी भूमिका को भी औपचारिक मान्यता दी गई। हालांकि इसके बाद ये बहस लगातार चलती रही कि क्या मेयर वास्तव में उतना शक्तिशाली है जितना कि उसे माना जाता है या नहीं। अब देखिए, इसकी वास्तविकता ये है कि कई नगर निगमों में मेयर को एक प्रभावशाली और प्रतिष्ठित पद जरूर माना जाता है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारों की वास्तविक शक्ति अक्सर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नगर निगम आयुक्त के पास ही होती है। ये आयुक्त आमतौर पर आईएएस स्तर के अधिकारी होते हैं और नगर निगम के रोजमर्रा के प्रशासन, बजट प्रबंधन और कई निर्णयों में उनका प्रभाव अत्यधिक रहता है। यही कारण है कि कई बार मेयर के पास राजनीतिक नेतृत्व और प्रतिनिधित्व की भूमिका तो होती है, लेकिन प्रशासनिक फैसलों में उनकी शक्ति सीमित रह जाती है। इस स्थिति को लेकर अक्सर ये सवाल उठता है कि अगर मेयर को जनता सीधे चुनती है तो उसे प्रशासनिक अधिकारों में भी अधिक मजबूत क्यों नहीं बनाया जाता। इसके अलावा मेयर के चुनाव की प्रक्रिया भी देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से अपनाई जाती है। कुछ राज्यों में मेयर का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है, जबकि कुछ जगहों पर चुने हुए पार्षद या नगर निगम सदस्य अपने बीच से मेयर का चयन करते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में मेयर का चुनाव सीधे जनता तय करती है और उनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु में मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और वहां कार्यकाल केवल 1 वर्ष का होता है।
मुंबई में मेयर का कार्यकाल 2.5 वर्ष का होता है और दिल्ली और चंडीगढ़ में अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिए चुने गए मेयर का कार्यकाल 5 साल तक का होता है। इस तरह भारत में मेयर का कार्यकाल और चुनाव प्रक्रिया दोनों ही राज्य दर राज्य अलग अलग नजर आते हैं। अब अगर मेयर की भूमिका और अधिकारों की बात करें तो कागजों पर तो ये पद काफी प्रभावशाली और महत्वपूर्ण माना जाता है। मेयर नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है, नगर विकास से जुड़ी योजनाओं को दिशा देता है और शहर के भविष्य को लेकर नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शहर की सफाई व्यवस्था, यातायात, जलापूर्ति, सीवर व्यवस्था, सौंदर्यीकरण, पार्क, बाजार, सड़कें, स्ट्रीट लाइट और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर उसकी निगरानी मानी जाती है। नगर निगम के एजेंडे सदन में मेयर की अनुमति के बाद ही रखे जाते हैं और कई मामलों में निगम के कार्यों पर अंतिम स्वीकृति भी मेयर की भूमिका से जुड़ी होती है। इसके साथ ही शहर के प्रोटोकॉल में मेयर का स्थान सबसे ऊपर, यानी किसी भी सरकारी या सार्वजनिक कार्यक्रम में मेयर को विशेष महत्व और सम्मान दिया जाता है। साथ ही मेयर के पास विकास के लिए एक विशेष विकास निधि भी होती है। ये निधि मेयर अपने वार्ड को छोड़कर पूरे शहर में कहीं भी विकास कार्यों पर खर्च कर सकता है। ये राशि कई बार सड़क निर्माण, सामुदायिक भवन, जल व्यवस्था, पार्क विकास, स्वच्छता अभियान या अन्य सार्वजनिक हित में कार्यों में उपयोग की जाती है। हालांकि ये भी देखा गया है कि कई बार बजट और योजनाओं को लागू करने में मेयर को प्रशासनिक स्तर पर भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद जनता के बीच मेयर का पद शहर की प्रतिष्ठा और पहचान का प्रतीक बना रहता है। वहीं मेयर बनने के लिए कुछ न्यूनतम योग्यताएं भी तय की गई हैं। कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष हो और जिसने न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर रखी हो, वो मेयर पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। चुनाव जीतने के बाद मेयर को कई विशेष सुविधाएं भी मिलती हैं, जिनमें सरकारी वाहन, मेयर हाउस, कार्यालय सुविधाएं और विभिन्न प्रकार के भत्ते शामिल होते हैं। अब वेतन की राशि अलग अलग नगर निगमों में अलग अलग हो सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर मेयर का न्यूनतम मासिक वेतन तकरीबन 20,000 रुपए माना जाता है। इसके अलावा यात्रा, कार्यालय संचालन और अन्य प्रशासनिक खर्चों के लिए अतिरिक्त भत्ते भी दिए जाते हैं। अब कुल मिलाकर नगर निकाय चुनाव केवल राजनीतिक रसाकशी या स्थानीय नेताओं की जीत हार तक सीमित नहीं होते। ये चुनाव सीधे तौर पर आम शहरी जीवन से जुड़ा लोकतंत्र का सबसे अहम उत्सव होते हैं, क्योंकि सड़कें कैसी होंगी, पानी आएगा या नहीं, शहर साफ रहेगा या गंदगी में डूबा रहेगा, बाजार व्यवस्थित होंगे या अव्यवस्थित, ट्रैफिक सुधरेगा या बिगड़ेगा, इन तमाम सवालों का जवाब नगर निकाय के फैसलों और नेतृत्व से जुड़ा होता है। ऐसे में 23 फरवरी को होने वाला मतदान झारखंड के शहरी भविष्य की दिशा तय करने वाला एक बड़ा निर्णय होगा और 27 फरवरी को आने वाले नतीजे न केवल नए जनप्रतिनिधियों का चयन करेंगे, बल्कि ये भी तय करेंगे कि आने वाले वर्षों में शहरी शासन किस रास्ते पर चलेगा। अब झारखंड की जनता के सामने ये अवसर है कि वो विकास, पारदर्शिता और बेहतर सुविधाओं को प्राथमिकता देने वाले नेतृत्व को चुने। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।